नमस्कार दोस्तों, मौर्य केयर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। और इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बल के बारे में कि बल क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो वहां पर हमने देखा था कि मौलिक जो बल हैं वो चार भागों में डिवाइड किए गए थे: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल बल और दुर्बल बल। तो चार मौलिक बलों में से ये सबसे कमजोर जो बल है वो कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। और सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? प्रबल बल है। तो यहाँ पर आप गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कह सकते हो कि ये जो चार मौलिक बल है इनमें से सबसे कमजोर जो बल है वह कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि सबसे कमजोर बल। इन चारों में से सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। और दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज ये आप जानते होंगे कि इसकी खोज किसने की है? न्यूटन ने इसकी खोज की थी। इसकी कहानी भी आपने सुनी होगी कि जब एक सेब के पेड़ के नीचे न्यूटन साहब बैठे थे तो उनके ऊपर से जैसे ही सेब नीचे की ओर गिरा तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ये जो सेब है वह नीचे की ओर क्यों गिरा, ये बाहर हवा में यानी कि ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। तो वहीं से पता चला कि जो पृथ्वी है वह वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। वही जो आकर्षण बल है वह क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मांड में जितने भी उपस्थित जो पिंड हैं, ग्रह हैं, वो दूसरे पिंडों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, यानी कि आकर्षण बल लगाते हैं। वही आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। जिस प्रकार से हमने बात की थी कि यहाँ पर मान लेते हैं पृथ्वी है और यहाँ पर क्या है दोस्तों? चंद्रमा यानी कि मून है। पृथ्वी जो है चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है और ये जो चंद्रमा है वो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण, यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह ज्यादा मजबूत होने के कारण चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देता है। तो जिसका द्रव्यमान कम है वह क्या करेगा? ज्यादा द्रव्यमान वाले पिंड के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है। अगर इसी प्रकार से बात करें कि मान लेते दोस्तों यहाँ पर सन है, जो सन है वह पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब इन दोनों के मध्य में आकर्षण बल लगेगा, लेकिन यहाँ सन का द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण जो पृथ्वी है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाएगी? यहाँ पर सन के चारों ओर चक्कर लगाएगी। तो यहाँ पर दो पिंडों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है यानी कि आकर्षण बल है वही क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्या है? एक प्रकार का आकर्षण बल है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स है। और यदि इनके एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि इसी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है दोस्तों? चक्कर लगाता है। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये किसके कारण है? केवल गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो चंद्रमा है वह भी पृथ्वी पर आकर्षण बल लगाता है कि पृथ्वी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, और जो पृथ्वी है वो भी चंद्रमा को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन इनमें ज्यादा प्रभावशाली जो है वो पृथ्वी है। ठीक है। इस कारण से चंद्रमा जो है चारों ओर किसके चक्कर लगाएगा? पृथ्वी के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि चंद्रमा कोई आकर्षण बल नहीं लगा रहा। चंद्रमा भी आकर्षण बल लगा रहा है, लेकिन वह पृथ्वी की तुलना में क्या है? कम है, यानी कि छोटा होने के कारण इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वह कम होता है। तो यहाँ पर ये पूरी पृथ्वी को तो अपनी ओर नहीं खींच सकता, लेकिन पृथ्वी पर उपस्थित जो समुद्र तल है जहां पर पानी होता है, इस पानी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। और वापिस जैसे ये पानी को खींचने की कोशिश करता है, पृथ्वी वापिस इसको अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण से पृथ्वी पर यहाँ समुद्रों में क्या आते हैं दोस्तों? ज्वार भाटा आते हैं, जिनकी बात हमने लास्ट वीडियो में की थी, यानी जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों? टाइड। ठीक है। तो पूछा जाए ज्वार भाटा क्यों आते हैं, किसके कारण आते हैं? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? यहाँ पर जो ज्वार भाटा आ रहे हैं पृथ्वी पर किसके कारण आ रहे हैं? चंद्रमा के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो यहाँ पर ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि ज्वार भाटा जो है यानी कि टाइड किसके कारण आते हैं? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जो चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण क्या आते हैं दोस्तों? पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनके बारे में चर्चा कर लिए। अब बात करते हैं दो पिंडों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, कितना लगता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उनके बारे में देखते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों दो पिंड है, एक पिंड ए है और दूसरा पिंड क्या है? बी है। इसका जो द्रव्यमान है मान लेते हैं m1 है, इसका द्रव्यमान क्या है? m2 है। इसका जो केंद्र है
और इसका जो केंद्र है, यहां से इनके मध्य की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी है, केंद्र से केंद्र के मध्य कितनी है दोस्तों, स्मॉल r है। ठीक है, तो इनके मध्य जो लगने वाला बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि एफ जी, वो कितना होगा, इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। इसका मतलब m1 इंटू m2, और इनके बीच की दूरी यानी कि r, इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, वो क्या होगा दोस्तों, g होगा। ठीक है, यहाँ पर g क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिनका मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि m1 और m2 ये दोनों क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है यानी कि मास है, और इनकी इकाई यानी कि ऐसे यूनिट क्या होती है, kg होती है। और यहाँ पर जो r है, इनके मध्य की क्या है, दूरी है, मध्य की दूरी है, तो इसकी इकाई क्या होगी, ऐसा यूनिट मीटर होगी। और F क्या है दोस्तों, फोर्स है यानी कि बल है। और कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और बल की इकाई क्या होती है, हमेशा न्यूटन होती है, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और यहाँ पर एक और है, क्या है, जी का मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर इस जी के बारे में बात किया जाए कि जी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आर स्क्वायर बटे में इधर आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगी, इसका मतलब एफ आर स्क्वायर, और यहाँ पर एम और एम टू मल्टीप्लाई में अगर इधर आएंगे तो कहाँ हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो जी का मतलब क्या हो गया, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई M1 M2। और यहाँ पर जी की जो वैल्यू होती है, यानी कि कैलकुलेट करने के बाद में कितनी आती है, 6.67 इंटू 10⁻11। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जी यानी कि जो नियतांक है, इसकी इकाई क्या होती है, इस कांस्टेंट की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है। तो यहाँ से आप इकाई देख सकते हो, एफ का मतलब क्या है, न्यूटन, तो आप लिख सकते हो न्यूटन इंटू आर की इकाई क्या है, यहाँ पर मीटर है, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बटे में क्या है, M1 M2, इन दोनों की इकाई क्या है दोस्तों, केजी है, तो केजी गुना केजी कितना हो जाएगा, बटे में केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जी की इकाई निकाल सकते हो, यानी गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। और यहाँ पर इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है, उसकी इकाई क्या होती है। तो ये तो बात हुई है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, कि दो पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, वही क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इस प्रकार से यदि उन दो ग्रहों में से एक पृथ्वी हुई, यानी कि एक पृथ्वी है और दूसरा कोई भी ग्रह हो सकता है, उपग्रह हो सकता है, या फिर कोई भी वस्तु हो सकती है, यानी कि अगर एक पिंड को पृथ्वी माना जाए, तो वहां पर जो बल लगेगा तो वह क्या कहलाएगा दोस्तों, गुरुत्व। इसको क्या नाम दिया है, गुरुत्व, यानी कि ग्रेविटी। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है, वह तो किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में लग सकता है, लेकिन जो ग्रेविटी है वो केवल किसकी लगेगी, पृथ्वी की लगेगी। इसका मतलब क्या है, गुरुत्व क्या होता है, पृथ्वी द्वारा अन्य वस्तुओं पर या फिर पिंडों पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। इसका मतलब क्या है कि जो गुरुत्व होता है, ग्रेविटी होती है, वही भी एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन वो किसके द्वारा लगाया गया है, पृथ्वी के द्वारा। और पृथ्वी के अलावा अगर और कोई ग्रह होता है तो वह क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी के लिए एक स्पेशल नाम हो गया, क्या हो गया, गुरुत्व। अब बात करते हैं दोस्तों भार के बारे में। भार का मतलब क्या होता है, वेट, यानी कि वेट क्या होता है, भार क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जो भार है, ये भी क्या है, एक प्रकार का बल है। ठीक है, एक प्रकार का बल है। अगर दोस्तों ये एक प्रकार का बल है, जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं, बल क्या होता है, बल का फॉर्मूला F=ma होता है। ठीक है, ये बल होता है। लेकिन जो यहाँ पर ए है, त्वरण है, वो अलग अलग होता है। लेकिन पृथ्वी की तुलना में अगर बात करें, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह हमेशा फिक्स होता है, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पृथ्वी के लिए जी में, और जो मास है वस्तु का वो एम में रहेगा। और यहाँ पर जो एफ है, अब वो क्या कहलाएगा, डब्ल्यू, यानी कि भार। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम जी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो भार डब्ल्यू है वो किसके इक्वल होगा, एम जी के। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एम का मतलब क्या है, मास, यानी कि आप बोल सकते हो द्रव्यमान, जिसकी इकाई क्या होगी, केजी होगी। और जो जी है, ये क्या कहलाएगा, आपकी गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है,
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इकाई क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर त्वरण की इकाई भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इकाई सेम रहेगी। जो पृथ्वी का त्वरण है, धरती का त्वरण है, वो क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। और यहाँ पर W क्या हो जाएगा, W क्या है, भार है, वेट है, और भार एक प्रकार का बल है। तो कई बार पूछा जाता है कि भार की इकाई क्या होगी, क्योंकि भार जो है वो एक प्रकार का बल है और बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। तो भार की इकाई भी यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या होगी दोस्तों, न्यूटन होगी। अगर पूछा जाए कि जो W है इसकी इकाई क्या होगी, तो आप इकाई बता सकते हो क्या, न्यूटन, या फिर आप बता सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या सीजीएस यूनिट में बात करें तो क्या बता सकते हो इसको, डाइन। डाइन किस में हो जाएंगे दोस्तों, सीजीएस यूनिट में। सेम वही जो बल के बारे में पढ़े थे। और अगर पूछा जाए इकाई के अलावा कि बताओ इसकी विमा क्या होगी, यानी कि डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन सेम जो बल की डायमेंशन होती है क्या होती है, m1 l1 t-2 होती है। और अगर पूछा जाए कि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि है, सदिश राशि, तो बल किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि, तो ये भी क्या होगी, यहाँ पर सदिश राशि होगी। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, आपके माइंड में एक ही बात होनी चाहिए कि जो भार होता है वह क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है। तो जो चीजें बल के बारे में होती है वही किसके बारे में होंगी, भार के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि मान लेते कोई वस्तु है, वो कहां पर है, यहाँ पृथ्वी के ऊपर रखी हुई है ये वस्तु है। ठीक है, यहाँ ये जो पृथ्वी है इसका सेंटर यहाँ पर ये है, और इसकी जो त्रिज्या है पृथ्वी की वो क्या है, कैपिटल R है। पृथ्वी की तुलना में जो वस्तु है काफी छोटी है, तो इसकी रेडियस आप लगभग 0 मान सकते हो। तो यहाँ पर जो वस्तु है इसका द्रव्यमान बहुत ही कम होगा, मान लिया स्मॉल m होगा। जो पृथ्वी है इसका जो द्रव्यमान है क्या मान लिया, कैपिटल M मान लिया। तो यहाँ पर जो वस्तु है इसको ये अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, कौन, पृथ्वी, यानी कि अपने गुरुत्व बल के कारण ये इसको नीचे की ओर खींचने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वह क्या होगा, गुरुत्व बल, जो कि पृथ्वी द्वारा किसी अन्य वस्तु पर लगाया गया बल होगा। तो यहाँ फॉर्मूले के अगर अकॉर्डिंग बात करें तो F की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, G m1 m2। यहाँ पर m क्या है, पृथ्वी का एक पिंड पृथ्वी हो गया, दूसरा पिंड क्या हो गया, वस्तु हो गया। तो इन दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल यानी क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ठीक है, G m1 m2 की तरह, और बटे में क्या होगा, R स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों, यहाँ पर केवल R है, तो क्या लिख दिया, R स्क्वायर लिख दिया। और ये दोस्तों जो बल है वह क्या है, इस वस्तु की ये भार होगा। ठीक है, तो वस्तु का भार अभी अपन ने देखा था क्या था, mg था। यहाँ पर m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है। दोस्तों ध्यान रखना, स्मॉल m जो है वो यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान है, और जो कैपिटल M है वो किसका द्रव्यमान है, यहाँ पर पृथ्वी का। ठीक है, जिसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है इस वस्तु की तुलना में। तो ये जो बल होगा वो किसके बराबर होगा, भार के, यानी कि मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ किसके, mg के। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड में m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो कि g की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आई है, gm अपॉन r स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जिससे बहुत सारी चीज क्लियर होती है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो डायरेक्ट आप समझ सकते हो किससे, यहाँ पर इससे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या वस्तु का द्रव्यमान है, स्मॉल m है। ये जो कैपिटल M है वो तो पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर उपस्थित नहीं है। इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, और किस पर निर्भर करता है, r पर। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे r यानी कि जो दूरी है बढ़ती जाएगी, अगर दूरी बढ़ेगी, यहाँ से पृथ्वी से दूर होता हुआ जाएगा वस्तु, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता हुआ जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, तो उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों अभी अपन ने ये देखा कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है यानी कि स्मॉल g, गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल g से। इसकी जो वैल्यू है किसके इक्वल आई, gm अपॉन r स्क्वायर के। तो यहाँ से कुछ पॉइंट निकलेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो g का मान है यानी कि g की जो वैल्यू है वह है m पर। m क्या है दोस्तों, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जो भी गुरुत्वीय त्वरण है वह कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जिस प्रकार से मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी है, इसका सेंटर है, और इसकी जो रेडियस है r है, यहाँ पर वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु का जो g है, g कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यहाँ धरातल पर है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो g का मान होता है,
यानी कि ये लिख सकते हो कि पृथ्वी सतह पर जी का मान क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। और जैसे ही धरातल से यदि ऊपर की ओर जाएंगे आर का मान बढ़ेगा, और आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख सकते हो, जैसे ये जो दूरी है, ठीक है, अगर ये दूरी बढ़ेगी तो बटे में बड़ी राशि होगी, तो अब बटे में बड़ी राशि होगी, इसका मतलब जी का मान क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा दोस्तों, घटेगा, यानी कि जी का मान घटेगा। इसी प्रकार से यदि सतह से नीचे यानी कि धरातल के अंदर जाएं, पृथ्वी के नीचे जाएं, इस प्रकार से यदि यहां से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नीचे जाने पर जी का मान घटेगा। तो यहां पर भी दोस्तों घटेगा, ऊपर जाने पर भी घटेगा, और यहां पर मैक्सिमम कहां होगा, केवल सतह पर, यानी कि केवल सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यदि पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि रेडियस बढ़ रही है, यानी कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है वह घटेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ नीचे आने पर तो इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, कम होने पर जी का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर एम काउंट हो रहा है, जब वस्तु इसकी ऊंचाई पर होगी तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, तो पूरा का पूरा एम यहाँ पर काउंट होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन जैसे ही ये नीचे की ओर जाएगी तो जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, टोटल द्रव्यमान है, वह कम होगा, यानी कि एम भी यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है। रेडियस के कंपेयर में एम का मान भी कम हो रहा है। तो यहाँ पर जब एम को आप कन्वर्ट करोगे डेंसिटी के रूप में, यानी कि द्रव्यमान क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन, क्योंकि जब आयतन घटेगा, ठीक है, तो आयतन घटेगा तो इसका द्रव्यमान भी घटेगा, और जब द्रव्यमान घटेगा तो यहाँ पर जी का मान भी घटेगा। तो आपको केवल ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जैसे ही सतह से ऊपर की ओर जाएंगे जी का मान घटेगा, सतह से नीचे की ओर जाएंगे जी का मान घटेगा, और केवल सतह पर कितना मान होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ सतह पर भी कुछ मान अलग अलग होता है, यानी कि पॉइंटों में इनमें वेरिएशन चलता है। यहाँ पर जो ध्रुव होते हैं, अगर इस पृथ्वी के दो ध्रुव देखा जाए, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहाँ पर इस प्रकार से अगर इसको बना दिया जाए, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल ध्रुवों पर जो मान है वो हमेशा अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे यहाँ पर इक्वेटर पे आ जाएंगे, यानी कि भूमध्य रेखा पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर इनका मान थोड़ा सा कम हो जाएगा, जी का मान अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसी प्रकार से बात करें भूमध्य रेखा पर, यानी कि इक्वेटर पर, जी का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है, किसकी तुलना में, ध्रुवों की तुलना में। तो जी का मान सतह पे ज्यादा होता है, और सतह पर भी कहां ज्यादा होगा, ध्रुवों पर, ठीक है दोस्तों। ऊपर जाएंगे पृथ्वी से जी का मान घटेगा, नीचे आएंगे तो जी का मान घटेगा। यहाँ पर कौन सा जी है इसका ध्यान देना, यहाँ पर जो स्मॉल जी है वो गुरुत्वीय त्वरण है, और यहाँ पर जो कैपिटल जी है क्या है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी का मान पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। अब और क्वेश्चन देखते हैं जो गुरुत्वीय त्वरण पर आधारित हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कौन से पथ में, दीर्घवृत्ताकार पथ में, और यहाँ पर पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर यानी घूर्णन अक्ष पर भी रोटेट करती रहती है, जिसको घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं यहाँ पर ये पृथ्वी है, और यहाँ अपने ध्रुव यानी कि एन और एस इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष रोटेट कर रही है। इस प्रकार से क्या हो रही है दोस्तों, घूम रही है यहाँ पर, ठीक है। जब ये घूम रही है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इस प्रकार से यहाँ सतह पर व्यक्ति होंगे, ठीक है, जो यहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, टिके हुए। जिस प्रकार से आप ये मानिए कि मान लेते हैं ये फुटबॉल है और यहाँ पर कुछ धूल के कण है, इस प्रकार से, जिस प्रकार से पृथ्वी पर मनुष्य है उसी प्रकार से मानिए कि ये फुटबॉल है और यहाँ पर धूल के कण लगे हुए हैं। जैसे ही फुटबॉल को जोर से घुमाना स्टार्ट कर देंगे तो ये जो धूल, और जैसे ही फुटबॉल को घुमाना बंद कर देते हैं तो उस पर धूल के कण चिपके हुए रहते हैं। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है यानी कि घूर्णन नहीं करती है तो वहां पर आकर्षण बल जो है वो ज्यादा रहता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में इस प्रकार से कि पृथ्वी जो है अपने घूर्णन गति जो है वो कम कर दे यानी कि स्पीड कम कर दे, तो वहां पर जी का मान यानी कि आकर्षण बल जो है वो कम होगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो आकर्षण बल बढ़ेगा, इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भी बढ़ेगा।
और अगर पृथ्वी अपनी चाल से ज्यादा घूमना स्टार्ट कर दे, यानी कि घूर्णन गति जो है उसकी बढ़ा दिया जाए, स्पीड से घूमना लग जाए, तो यहाँ पर धूल के कणों की तरह ये बाहर आने लग जाएंगे, यानी कि जो व्यक्ति है वो बाहर हवा में घूमने लग जाएंगे। तो कितना गुना ज्यादा घूमे कि ये जो व्यक्ति है यहाँ पर बिल्कुल भी धरातल पर टिक नहीं सके, ये बाहर हवा में कहीं गतिमान हो जाए, तैरने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर इसकी जो पृथ्वी की स्पीड है बिल्कुल शून्य कर दिया जाए, यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति को 0 कर दिया जाए, तो वहां पर जी का मान बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि पृथ्वी की घूर्णन गति यदि क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, तो इस कंडीशन में जी का मान क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम होगा, यानी कि क्या होगा, अधिकतम होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। और यदि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, पृथ्वी की घूर्णन गति है वो क्या कर दिया जाए, इससे 17 गुना यानी कि 17 टाइम्स कर दिया जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड से घुमा दिया जाए, तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति नहीं चिपकेगा। इसका मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। इस अवस्था में क्या होगा कि जो भी मनुष्य है, इंसान है, वह सतह पर नहीं रहे। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी की धरातल है, ठीक है, ये सतह है, और यहाँ सतह पर कुछ ऊंचाई पर, यानी कि समान ऊंचाई पर, यहाँ पर कुछ ऊंचाई है, समान ऊंचाई पर 2 प्रकार के पत्थर हैं। ठीक है, 2 पत्थर हैं, एक है यहाँ पर 2 kg का और एक है यहाँ पर 5 kg का। अगर दोनों को एक साथ छोड़ा जाए तो कौन सा पहले धरातल पर पहुंचेगा, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि 5 kg का जो पत्थर है वो धरातल पर जल्दी समय में, यानी कि दूसरे के कंपेयर में पहले पहुंचेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसी प्रकार से अपन ने अभी देखा था कि जी का मान क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल एम बिल्कुल भी नहीं है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है। तो यहाँ पर 2 kg हो या 5 kg हो, दोनों के दोनों साथ पहुंचेंगे, यानी कि यहाँ पर एक साथ पहुंचेंगे दोनों के दोनों पत्थर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों का घनत्व सेम होना चाहिए, यानी कि ये भी पत्थर है तो ये भी पत्थर होना चाहिए, और पत्थर में भी इनका घनत्व जो डेंसिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर यही क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाता कि यहाँ पर 5 kg की रुई है दोस्तों, रुई आप समझते हो, और यहाँ पर 1 kg का पत्थर है, स्टोन है, ठीक है, अगर इन दोनों को समान ऊंचाई से नीचे की ओर गिराया जाए तो पहले कौन पहुंचेगा। अगर द्रव्यमान के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 5 kg पहले आना चाहिए, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण जो है वह द्रव्यमान पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, तो द्रव्यमान की बात तो आप भूल जाओ। दूसरी चीज देखते हैं, क्या इनकी घनत्व सेम है, इनकी डेंसिटी सेम है। अगर डेंसिटी सेम है तो दोनों समान समय में पहुंचेंगे, और डेंसिटी अलग अलग है तो दोनों असमान समय में पहुंचेंगे। तो पहले कौन सा पहुंचेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि जो ज्यादा भारी है। अब इनमें देखिए, ये यहाँ पर पत्थर है और ये यहाँ पर रुई है, इनमें दोनों में से ज्यादा भारी कौन सा है, पत्थर है, तो पहले कौन पहुंचेगा, 1 kg का पत्थर, तो ये पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ये देखा है गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं या उनके आने की संभावना है, वो सारा का सारा डिस्कशन हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जो उपग्रह हैं, उपग्रहों की गति किस प्रकार से होती है, वहां पर ग्रहों की गति के नियम यानी केपलर की गति के नियम क्या होंगे, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें बोला जाता है उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं, कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, उनका कक्षीय वेग क्या होता है, उनका प्लाइन वेग क्या होता है, इनसे रिलेटेड सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।